Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8 and chapter is 4. Name is A Visit to Cambridge. अर्थात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है एक लंदन में, उसका एक विजिट इसमें लिखा गया है। विजिट का मतलब ये होता है जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं तो वो विजिट कहा जाता है। तो वही विजिट है। अब इसमें दो ऐसे आदमियों की कहानी दी गई है जो कि खुद में बहुत महान हैं। एक बहुत ही पहुंचे हुए वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, और दूसरे एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट कहिएगा उनको, और एक्टर भी हैं, वो खुद में अभिनेता भी हैं, ठीक, राइटर भी हैं, जिनका नाम है फिरदौस कांगा। इन दोनों लोगों की मुलाकात के बारे में इसमें दिया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा लैंग्वेज भी थोड़ी कठिन है, ठीक है, क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है। तो कहने मतलब ये है कि इस पूरी बुक को आप पढ़ लेंगे, हर जगह आपको इजी लैंग्वेज मिलेगी लिखी हुई, लेकिन इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है पूरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं 15-16, उन सब में इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी कठिन है। हम आपको इसका पूरा हिंदी अनुवाद समझाएंगे। चैप्टर बड़ा है, हो सकता है 2 पार्ट में पढ़ा है, कोशिश करेंगे एक में। करते हैं ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, बता दिया आपको। तो पढ़ते हैं पहले से। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। यानी हम लोग जो कॉमन लोग होते हैं जिनमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है, तो वो तो कही जाती है हम तो साधारण हैं, आम आदमी हैं। लेकिन ये आदमी जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही वो आम आदमी नहीं है, असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। दो असाधारण लोगों की मीटिंग की कहानी है, मिलने की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। दोनों व्यक्ति अक्षम हैं, अर्थात ये कहिएगा डिफरेंटली एबल्ड का मतलब अपने आप, जैसे विकलांग कहते हैं, तो विकलांग को क्या कहने लगे? दिव्यांग। दोनों ही व्यक्ति दिव्यांग हैं, अर्थात शरीर से कहीं न कहीं अक्षम हैं। पहले कौन है? स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffered from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching button on the computer. पहले व्यक्ति कौन कहेगा इसमें? बोथ ऑफ देम आर डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही दिव्यांग हैं। नंबर 1 में स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहिएगा आप खगोल वैज्ञानिक। खगोल वैज्ञानिक मतलब ये कि इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया है, और ये कहा कि विशेष औजारों की सहायता से हम ये पता भी कर सकते हैं कि ब्लैक होल क्या है और किस प्रकार के रेडिएशन को वह छोड़ते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया। कॉस्मिक किरण, जो कॉस्मोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, यानी खगोल शास्त्र के बारे में एक बहुत बड़ी। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट कह सकते हैं, खगोल वैज्ञानिक, ठीक है। हु सफर्स, जो सफर मतलब झेल रहे हैं या कष्ट से थे, किसमें? फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालाइसिस, यानी पैरालाइसिस नहीं था लेकिन एक पैरालाइसिस जैसी ही इनको बीमारी थी। दैट कॉन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर। कॉन्फाइंस हिम, जिसने उन्हें ला के रख दिया कहाँ? एक व्हील चेयर। व्हील चेयर का मतलब होता है पहिए वाली चेयर होती है, इस पर आप बैठे या वो गाड़ी चलती रहती है, उस पर ला के इन्हें रख दिया। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन द कंप्यूटर। अब वो अगर वो कहना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, इनकी व्हील चेयर आप देखेंगे उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उंगलियां केवल काम करती हैं, जो भी कहना चाहते हैं उस पर टाइपिंग करके उंगलियों से लिख देते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता, लोग समझ के उनका काम कर देते हैं, क्या मांग रहे हैं क्या कह रहे हैं, बस केवल इतना ही कर पाते हैं वो। अलाउ मीन्स उनके लिए अलाउ टू स्पीक ओनली, कैसे कहते? बाई पंचिंग बटन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे लगी हुई बटन को टाइप करते हैं और कह देते हैं हमें क्या चाहिए या क्या करना है। अब दूसरे व्यक्ति कौन है? फिरदौस कांगा, राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। एक लेखक हैं और जर्नलिस्ट, पत्रकार भी हैं, और ये एक्टर भी हैं, इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। इनका नाम है फिरदौस कांगा। ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। ये दो असाधारण व्यक्ति हैं, एक है स्टीफन हॉकिंग और दूसरे हैं फिरदौस कांगा।
कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटिल बोन्स। अब कांगा की परेशानी क्या है? ब्रिटिल बोन्स का मतलब उनकी इस प्रकार की रीढ़ की हड्डियां या शरीर की हड्डियां हैं कि उनको सीधा खड़ा नहीं रख सकती। जैसे हम लोग सीधे खड़े हो जाते, पैर की हड्डियां हमें सीधा खड़ा कर लेती हैं, तो उनके शरीर में ऐसी हड्डियां थी कि वो उनको सीधा खड़ा नहीं कर पाती थी। ये उनकी समस्या थी। ठीक है। एंड लाइक हॉकिंस, और हॉकिन की तरह ही मूव्स अराउंड ए व्हीलचेयर, वो भी व्हीलचेयर पे घूमते रहते हैं। तो दोनों ही व्यक्ति जिनकी मुलाकात इसमें पढ़ेंगे हम, दोनों ही व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, यानी दोनों व्हीलचेयर पे ही काम कर पाते हैं। एक तरीके से दोनों ही लोग दिव्यांग हैं। तो इतना था उनके बारे में। ठीक, अब आगे समझ। ये जो लिखा है वो फिरदौस कांगा ने लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, कैम्ब्रिज बाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कह रहे इंग्लैंड के लिए जो कैम्ब्रिज है मेरे लिए रूपक है। मेटाफर क्या होता है? एक रूपक, अलंकार की तरह है, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जो भी वो कह रहे लिखना चाहे वहाँ के लिए, वो हमारे लिए कम होगा। ठीक, तो कैम्ब्रिज बाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट। और तब बड़ा अजीब था जब हमने इंग्लैंड छोड़ा, यानी जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे जब उसको हमने छोड़ा तो हमारे लिए बड़ा अजीब सा हो गया था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और ये बड़ा अजीब सा हो गया था जब हमने इसको छोड़ा। आई हैड बीकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और मैं पूरी तरीके से कुछ और ही हो गया था। आई हैड बीकम मतलब मैं हो गया था, ऑल टुगेदर समथिंग एल्स मतलब पूरी तरीके से मैं कुछ और ही हो गया था जब हमने इसको छोड़ा। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देर, क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि बड़ा अजीब सा लगा और मैं पूरी तरीके से कुछ बदल सा गया था? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं वहां पर स्टीफन हॉकिंग से मिला था। मेरी मुलाकात वहां स्टीफन हॉकिंग से हुई। आगे ये क्या कहते हैं, इट वाज ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक मतलब पैदल यात्रा थी, पैदल टूर। वॉकिंग टूर का मतलब पैदल। ठीक है। तभी क्या हुआ, दैट द गाइड मैसन्ड, और जो गाइड था इनको, जो इनको रास्ता बता रहा था या आगे चल रहा था, उसने ये कहा था, मैसन्ड मतलब कहना, क्या कहा था? स्टीफन हॉकिन, स्टीफन हॉकिन के बारे में उसने क्या कहा? पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, अब पूरी तरीके से वह विकलांग हो गया है। दो ही द वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। हम लोगों ने न्यूटन का नाम भी सुना है, फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो न्यूटन के नाम से भरी पड़ी है। तो उस गाइड ने क्या कहा था? ये कहा था हॉकिंस के बारे में कि बेचारे पूरी तरीके से दिव्यांग हैं, विकलांग है, लेकिन वो होशियार कितने हैं, उनके अंदर योग्यता कितनी है? न्यूटन के बाद दूसरे नंबर पर वो हैं। साहब लिखा हुआ हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो पूरी तरीके से अब दिव्यांग है। दो यद्यपि ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। वर्दी सक्सेसर, वर्दी मीन्स क्या होता? उत्तराधिकारी, यानी न्यूटन के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हॉकिन, स्टीफन हॉकिंस हैं योग्यता में। ठीक, वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। क्यों? हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक बार ऐसा था कि जो आइजैक न्यूटन थे इस यूनिवर्सिटी के कभी चेयरपर्सन रहे थे, यानी उसके अध्यक्ष रहे होंगे जो भी हो, यानी कोई बड़ा पद उनके पास रहा। उनके बाद अगर देखा जाए न्यूटन के बाद तो स्टीफन हॉकिंस भी कम इंटेलिजेंट नहीं थे। ठीक, तो ये वो लिख रहे हैं किसके बारे में कि जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तो वहाँ का जो गाइड था उसने हमें इतनी बात बताई। अब वो आगे कह रहे हैं आई स्टार्टेड, अब मैंने बोला, क्या बोला? बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अब उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि अब मैं उसे भूल चुका हूँ। दरअसल उसने क्या कहा, ये फिरदौस ने, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट, मैं तो उसे बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसियस, ये बहुत ही ब्रिलियंट, क्या, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड मतलब पूरी तरीके से वह दिव्यांग हो गए थे। और कौन थे? खगोल शास्त्री। वो खगोल शास्त्री पूरी तरीके से विकलांग हो गए हैं। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी खगोल शास्त्री कौन है? जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, जो जब कभी इनकी ये किताब पब्लिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब थी।
लिव्ड देयर, तब वो कह रहा कि मैं वहीं रहता था। जब ये किताब बिक रही थी मार्केट में तो इसकी इतनी मांग थी कि ये किताब मिलती नहीं थी, तब मैं वहीं था। तो वो ये कह रहा है कि मैं तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, ये भी वो भी बहुत ही ब्रिलियंट हैं, पूरी तरीके से विकलांग हो चुके हैं और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं, जो कभी बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब रही थी। इतना उन्होंने यहाँ तक का, आगे समझते हैं। अब आगे फिरदौस कांगा क्या कहते हैं, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब ये पैदल यात्रा पूरी हो गई तो क्या किया, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं तुरंत एक टेलीफोन बूथ की तरफ भागा, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड मी, यानी जो रस्सी थी, यानी जो बाउंड्री की रस्सी थी उसे तोड़ता हुआ मैं भागा, जो मुझे बाहर तक ला रही थी, यानी उस रस्सी बाउंड्री को मैंने तोड़ दिया, कोई रस्सी वगैरह होगी, कॉर्ड लिखा हुआ है, कॉर्ड। आई रस्ट, में दौड़ा, अब दौड़ क्या सकते थे, यानी अपनी साइकिल चलाई उन्होंने, व्हील चेयर, और बाहर आ गए एक तरीके से। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और स्टीफन हॉकिन के घर पर हमने फोन लगाया, मतलब ये उन्हें भूल चुके थे, अब ये चाहते थे एक बार हम इनसे और मिल लें, तो उनके घर पर फोन लगा दिया। देर बाद हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, जो फोन जब किसी ने उठाया तो वो स्टीफन हॉकिंस के कोई असिस्टेंट थे, उन्होंने फोन उठाया, तो उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उससे क्या कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, की मैं व्हील चेयर से भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है उन्होंने, जब उन्होंने ये कहा कि मैं भाई व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ, उस असिस्टेंट से फोन से कि मैं व्हील चेयर से भारत से आया हूँ, तो उसने क्या सोचा होगा, परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, प्रोपेल्ड का मतलब होता है धक्के देना, चलाना, तो उसने क्या सोचा होगा कि मैं अपनी व्हील चेयर इंडिया से चलाता हुआ यहाँ लंदन तक आ गया हूँ, ये सोचा होगा उसने, ये समझ रहे इस बात को, जो ऐसा उन्होंने कहा ये मैं व्हील चेयर से भारत से आया हूँ, तो वो यही समझा होगा कि व्हील चेयर चलाते चलाते भारत से यहाँ तक कैसे आ गए होंगे ये, ऐसा खैर नहीं था। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, ये कहा कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ, थोड़ी उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो ब्रिटेन की यात्रा के बारे में मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे भी मुलाकात करना चाहता हूँ, ये उस असिस्टेंट से फिरदौस ने कहा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, मैं प्रोफेसर हॉकिन से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, केवल ज़्यादा नहीं 10 मिनट की भी मुलाकात हो जाए तब भी चलेगा। असिस्टेंट से ये कहा कि केवल ज़्यादा नहीं 10 मिनट की भी अगर मुलाकात हो जाए तब भी ठीक है। तो हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा नहीं 10 मिनट नहीं, हम आपकी आधा घंटे तक मुलाकात करवा देंगे। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 से 4 बजे तक की आपकी मुलाकात का टाइम है, यानी ये उनको अपॉइंटमेंट मिल गया, ऐसे नहीं कोई जा करके उनसे ऐसे नहीं मिल सकता था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और अब चूंकि एक तरीके से व्हील चेयर पे आ गई थी तो ज़्यादा उतना कुछ चल फिर नहीं पाते थे, उसके असिस्टेंट ने ये कह दिया स्टीफन के कि हम आपकी मुलाकात आधा घंटे के लिए करा देंगे, 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक का आपका टाइम है, ये अपॉइंटमेंट इनका फिक्स हो गया। अब आगे होती है इनकी मुलाकात। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अब ये फिरदौस लिखते हैं अरे हम तो एक तरीके से बड़ा कमज़ोर महसूस करने लगे, अचानक मैं बड़ा कमजोरी अपने अंदर फीलिंग करने ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अगर आप दिव्यांग हैं या विकलांग हैं तो यू गेट फेड अप, देखो फेड अप मीन्स क्या होता है, एक तरीके से फेड अप मीन्स होता है, फीड मीन्स होता है ना खिलाना, कंप्यूटर में फीडिंग करना या भोजन कराना, तो जब आप दिव्यांग होंगे या विकलांग होंगे या शरीर से आपका कोई हिस्सा अक्षम होगा, तब लोग क्या आपको कहेंगे बार बार, अरे तुम तो बहुत ही बहादुर हो। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, लोग आपसे क्या कहेंगे, बड़ी बहादुरी के वो दिखाएंगे, अरे तुम बड़े बहादुर हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। जब आप विकलांग होंगे तब आपको बड़े बहादुरी वाले नुक्से लोग कहेंगे आपसे, वो ये कह रहा है। लेकिन क्या, एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, अगले पेज पे लिखा हुआ एज इफ यू हैव ए करेज ऑफ अकाउंट, ऐसे नहीं जैसे आपके पास तो उत्साह का पूरा बैंक खाता है और आप उस बैंक खाते के लिए चेक काटने के लिए बड़ा आलस कर रहे हैं, कहने मतलब ये है, सेंस इसका ये है कि जैसे नहीं हम विकलांग हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है, बहुत ताकत है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। लोग हमसे ये कहते रहते तुम तो बहुत ताकतवर हो, ये है वो है, कर लोगे, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, और चेक काटने के लिए हम बड़ा
आलस कर रहे हैं, जैसे नहीं हमारे पास उत्साह का खाता है और चेक काटने की हम आलस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत उत्साह है लेकिन हम उत्साह दिखाने में आलस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो ये कह रहे हैं कि हम प्रेरित किससे हो सकते हैं। वो ये कह रहा था एक तरीके से फिरदौस, लोग हमें प्रेरित तो बहुत करते हैं लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। अब मोटिवेट हम किससे होंगे, आगे वो बता रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांग इज सीइंग समबडी लाइक यू। ये कह रहा है कि हम स्ट्रांग हो सकते हैं या प्रेरित हो सकते हैं किससे, उस चीज को देख करके जो बिल्कुल मेरी तरीके का ही हो। अर्थात हम दिव्यांग हैं तो हमारे जैसा कोई दिव्यांग व्यक्ति ही मिले जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा किया हो, उसे देख के तो हम एक बार प्रेरित हो सकते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। देखो लिखा हुआ है समबडी लाइक यू, कोई ऐसा जो तुम्हारी तरह हो, जिसने अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर रखा हो, उसे देख के तो हम एक बार मोटिवेट हो सकते हैं। फिरदौस कांगा ये कह रहे हैं हम विकलांग हैं, हम मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देख करके जिसने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा किया हो। अचीविंग समथिंग यूज का मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा उपलब्ध कर लेना। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर, और उससे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, आप ज़्यादा पा भी लेंगे जितना आपने कभी सोचा था। अगर मेरे जैसा ही कोई आदमी हमको मिल जाए तो हम इतने प्रेरित हो सकते हैं, और ये करना भी संभव है कि हमने जो करने की सोचा था उससे भी ज़्यादा कुछ कर पाए। यहाँ पर ऐसा ही कहा गया, देखिए देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर का मतलब है और आप आगे तक निकल जाओगे, ऐसा भी संभव है। देन यू एवर थॉट यू कुड, जो कभी कुछ करने की आपने सोची थी उससे आगे आप जा सकते हो, लेकिन कब, जब हमारे जैसा कोई आदमी आके हमें प्रेरित करे, जिसने कुछ बहुत बड़ा कर रखा हो। तब हमें लगेगा अरे ये तो विकलांग था, ये भी तो दिव्यांग था, ये भी शरीर से तो अक्षम था, लेकिन इसने तो बहुत कुछ कर लिया, हमने नहीं ऐसा कर पाया, हमने कोई नई खोजें नहीं कर पाई। क्या हम नहीं कर सकते? जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम तब जा करके इंस्पायर्ड होंगे। आगे इसमें आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड दिस डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर मेरी इस कंप्यूटर से संबंध बॉडी ने, ये कहा कंप्यूटर संबंध नहीं, कंप्यूटर से तो जुड़ी हुई बॉडी, हम कुछ कह ही नहीं पाते, जो कुछ बोलता कंप्यूटर बोलता। मेरी इस कंप्यूटर से जुड़ी हुई बॉडी ने दोपहर के बाद कहा कि लेकिन मेरे पास तो ऐसी बहादुरी नहीं है। इस कंप्यूटर से संबंध बॉडी ने कहा, कब? अगले दोपहर को। आई हैव हैड नो चॉइस, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई हैव यहाँ आया है पास होने के लिए, यानी आपके पास कोई चीज़ हो उसके लिए, और हैड का मतलब यहाँ आया कि आपके पास कोई चीज़ थी, और नो चॉइस, लेकिन वो कह रहे आई हैव हैड नो चॉइस, लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, श्योरली, निश्चित ही, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था कि अभी मुलाकात चल रही, उनसे कह रहे हैं स्टीफन से, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली, उन्होंने क्या कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, आखिर करें क्या, हमारा शरीर ही दिव्यांग है। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी बाज ए चॉइस, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा, देखो अब ये पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी, कि हमारे पास एक विकल्प केवल ये है कि अपने शरीर के साथ ही, इस विघटित शरीर के की वास्तविकता के साथ भी हम रचनात्मक रूप से रह सकते हैं, ये एक विकल्प हमारे पास है। देखिएगा साफ लिखा हुआ लिविंग क्रिएटिवली, मतलब रचनात्मक रूप से हम रह सकते हैं, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, इस विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ हम रचनात्मक रूप से रहें। बाजी चॉइस, एक ये भी तो हमारी चॉइस है कि हमारा शरीर जैसा है वैसा ही रहे, क्या हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं? ऐसा होने के बावजूद भी हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो वो आवाज़ आ रही कर सकते हैं। वट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत था। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्यों टाइम आई स्पोक टू हिम, मैं उससे कुछ कहूँ इसके लिए बड़ा मैं अपने को दोषी महसूस करता रहा। फॉर हिम, उसके सामने मैं ये कुछ कहता, ऐसे कोई शब्द रख पाता, इसके लिए हम बड़ी अपने को दोषी महसूस कर रहे थे, अपराधी सा महसूस कर रहे थे कि हमने कुछ ऐसा नहीं कर पाए। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, और उसे जवाब देने के लिए हम दबाव बनाते रहे।
स्टीफन हॉकिंस को जवाब देने के लिए हम फोर्स करते रहे। ये तो हम सोच रहे हैं कि हम अगर रहें तो अपने शरीर की वास्तविकता के साथ भी रचनात्मक रूप से रह सकते हैं, केवल एक ही विकल्प हमारा बचा। ये सब कहने में हम अपने को दोषी महसूस करते रहे, हम कह नहीं पा रहे थे और स्टीफन को ही हम जवाब देने के लिए फोर्स कर रहे थे। देयर ही वाज टेपिंग, अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर ही वाज टेपिंग, टेपिंग मीन्स होता है बटन दबाना, टेप खटखट करना उंगलियों को। देयर ही वाज टेपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, टाइपिंग टू फाइंड वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर with the only white of moment left to him pale his long pale fingers। यहाँ ये लिखा हुआ है। अब क्या था, वो अपने वो उंगलियों को टटो टटो के बटने दबा रहे थे। जो भी जान बची थी उनकी केवल लंबी पीली उंगलियों में ही बची थी, अर्थात स्टीफन की उंगलियों में ही हल्की हलचल थी, जिनकी वजह से वह कंप्यूटर बटन दबा के कुछ कह पाते थे और कुछ भी उनके पास अब नहीं था। तो वही लिखा हुआ, देयर ही वाज टेपिंग द लिटिल स्विचेस इन हिज हैंड, अपने हाथ से उन छोटी छोटी बटनों को दबाते थे। टाइपिंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढ रहे थे। ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में। विद ओनली बाइट ऑफ मूवमेंट, ओनली बाइट ऑफ मूवमेंट, थोड़ी हलचल। लेफ्ट टू हिम, क्योंकि उनकी उंगलियों में ही थोड़ी हलचल बची थी। हिज लॉन्ग पील फिंगर्स, उनकी लंबी पीली उंगलियों में थोड़ी हलचल बची थी। एवरी सो ऑफन, फिर भी बार बार क्या हो रहा था, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एसोसिएशन। एक्सोशन मीन्स क्या होती है, थकावट। फ्रस्ट्रेट क्या होता है, निराशा। निराशा की थकावट की वजह से उनकी बार बार आंखें बंद हो रही है। ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं अभी। और उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, किससे, फ्रस्ट्रेटेड एक्सहॉशन, मतलब निराशा की थकान से। थकान होता है एक्सहॉशन मीन्स, या जैसे बैटरी के लिए भी आता है, बैटरी डाउन हो जाती है, उसे भी एक्सहॉशन कहते हैं। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके सामने बैठ करके हम उनकी दर्द को महसूस कर सकते थे। एंग्विश मीन्स होता दर्द, उनकी मतलब पीड़ा क्या थी उसको उनके सामने बैठे हम महसूस। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentence stiff as corpse। corpses मीन्स होते हैं डेड बॉडी, स्टिफ मीन्स होती है अकड़ जाना, जैसे कोई डेड बॉडी अकड़ जाती है, बहुत देर तक बर्फ में रखी रही हो वो। फ्रोजन फ्रेजेज मीन्स होते हैं जमे हुए वाक्यांश, फ्रोजन माने जमा हुआ, फ्रेजेज होती है वाक्यांश। बॉइंट मीन्स होता है हिलोरे लेना, यानी जैसे नहीं कोई चीज़ पानी में तैर रही तो बॉइंट कहा जाता है। बॉइंट लॉ भी पढ़ा होगा आपने। द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स, अब ये कह रहे हैं मेरे दिमाग में विचार बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, हिलोरे ले रहे थे। दैट केम आउट इन, और बाहर बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, जैसे जमे हुए वाक्यांशों या ऐसे वाक्यों के रूप में जो एकदम अकड़ी हुई लाशों की तरह हों। ठीक, स्टिफ एज कॉरप्स मतलब सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉरप्स, यानी हमारे अंदर से तो शब्द निकल ही नहीं रहे थे, और निकल भी रहे थे कैसे निकल रहे थे, बहुत ही लड़खड़ा के जमे हुए वाक्यांशों और ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी अकड़ गई। यहाँ तक हमने आपको इसमें पढ़ाया है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो 2 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। एक यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करा, अगले पीरियड में आपको बचा हुआ पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।